हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद है अच्छे ही होंगे, अच्छे से अपने स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग अच्छे हैं, ज़रूर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय नदी प्रणाली, यानी कि भारत के अपवाह तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पहले तो ये जान जाइए कि ये जो मैं क्लास आपका ले रही हूँ ये बिहार दरोगा स्पेशल के लिए क्लास है। इसमें मेरा एक स्लोगन है, स्लोगन ये है, चाहिए तो वर्दी है। फ्रेंड्स, जोश जुनून लाइए और जोश जुनून से इस चीज़ को अपने मन में उतारिए कि चाहिए तो वर्दी ही, और अच्छे से मन से पढ़ाई कीजिए। एक एक चैप्टर को अच्छे से देखिए ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं भारत की अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारतीय नदी प्रणाली। भारत में जिस नदियों पे हम लोग चर्चा करते हैं उस नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भारतीय नदी प्रणाली के अंतर्गत हम लोग दो तंत्र के बारे में देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। कहने का ये मतलब है कि जो नदी हिमालय से निकलती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसको हिमालयी नदी तंत्र की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो नदी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालयी नदी है। ओके फ्रेंड्स, आइए जो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। इसके अंतर्गत हम लोग विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि विंध्य श्रेणी से कौन सी नदी उद्गम होती है। तो इसमें देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग दो तंत्र को पढ़ते हैं। पहला पश्चिमी घाट से उद्गम नदी और दूसरा विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी। ओके फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट से उद्गम नदी जो है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं विंध्य श्रेणी से उत्पन्न नदी के बारे में जो पढ़ते हैं महानदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे भारतीय नदी प्रणाली के अंतर्गत भारतीय नदी तंत्र के बारे में देखें। एक यहाँ पे फ्रेम बना दिए थे कि अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, पहले ये जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोग एक एक नदी पे चर्चा करेंगे कि उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि मैं जो आपको बताई कि पश्चिमी घाट से उद्गम, तो यहाँ आप देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग मैप से तो चर्चित होंगे ही। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इसमें हम लोग देखें कि पश्चिमी घाट, देखिए आपको पश्चिम यहाँ पे बताए हम, तो ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है और यहाँ पे ये होता है पश्चिमी घाट का क्षेत्र। समझ में आ रहा है आपको? ये होता है पश्चिमी घाट का क्षेत्र और यहीं से ये नदी निकलती है, निर्माण होता है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। समझ गए? ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बता दें सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर के पास जो झील है बोखरचू ग्लेशियर, वो झील से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी के बारे में ये कहा जाता है कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। आप लोग समझ रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी अगर ऐसे बहती है तो सिंधु नदी ऐसे विपरीत दिशा में बहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलुज 5 नदी है और इस 5 नदी को हम लोग पंचनद के नाम से जाना जाता है। सिंधु की सहायक नदी है, इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे हम लोग कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, भारत में जो क्षेत्र है कुल लंबाई वो 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी जो बहती है भारत में वो 1114 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और इस प्रकार ये देखा गया है कि 1960 के तहत जब सिंधु जल समझौता हुआ था तो उस समय देखा गया, उस समय ये घोषणा हुआ था कि भारत जो है झेलम और चेनाब नदी का मात्र 20% जल ही उपयोग करेगा, ठीक है, जबकि सतलज और रावी नदी का 80% जल भारत उपयोग करेगा। कब फैसला हुआ था? 1960 में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं और सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी जब तिब्बत, अब चलिए थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये है आपका नेपाल, ये है नेपाल, ये हिमालय रेंज है, ये हिमालय रेंज है और यहीं पे है तिब्बत। तिब्बत के पास यहाँ है मानसरोवर और यहीं पे बोखरचू झील। स्पेस के अभाव के कारण फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा लिख कर बता रही हूँ, लेकिन मैं जो आपको बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये है बोखरचू झील और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है और ऐसा देखा गया है कि तिब्बत के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है और इस प्रकार सिंधु नदी जो है वो भारत की ओर, भारत के पश्चिमी दिशा में बहने लगती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूर्वी दिशा की ओर बहती है। तो इस प्रकार ये नदी एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर बहती है। सिंधु नदी इधर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है। भारत के पश्चिमी दिशा में सिंधु नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो पूर्वी दिशा में बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। अब हम लोग जब देखेंगे सिंधु नदी जब यहाँ से आके देखिए पंजाब के पास पहुँचती है, ये यहाँ पे आपको पंजाब हो जाता है, यहाँ पे पंजाब है। पंजाब के पास जब पहुँचती है तो इसकी सहायक नदियाँ जो आपको पंचनद के नाम से मैं बताई वो मिल जाती है और सिंधु नदी यहाँ से होते हुए कराची के पास से बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको हम ये भी यहाँ पे दिखला देते हैं। इसको यहाँ जो है ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ये बंगाल के खाड़ी नहीं, अरब सागर, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पे ये हो गया अरब सागर,
ये हो गया बंगाल की खाड़ी, फ्रेंड्स, और ये हो गया हिंद महासागर। ये हो गया हिंद महासागर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे अरबियन सी, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ से सिंधु नदी यहाँ पे पंजाब को होते हुए कराची के पास से अरब सागर में गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अरब सागर में गिर जाती है, हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि जब इसकी कुछ सहायक नदी है, हिमालय के भी कुछ सहायक नदी है, जिसके बारे में मैं आपको बताई कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो इसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झेलम नदी के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झेलम नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो झेलम नदी जो है वो पीर पंजाल से निकलती है, पीर पंजाल रेंज से निकलती है। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि पीर पंजाल कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ ये जो क्षेत्र है ये पीर पंजाल का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है पीर पंजाल का क्षेत्र है, और यहीं पे जम्मू एंड कश्मीर है, और ये तो आप जानते हैं लद्दाख का क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पे सतलज नदी बहती है, सतलज, ठीक है। तो ये पीर पंजाल के क्षेत्र से निकलती है झेलम नदी, और श्रीनगर के वुलर झील, नाम सुने होंगे आप लोग, श्रीनगर के वुलर झील में जाके मिल जाती है। और यहीं पे झेलम नदी के पास ही श्रीनगर में श्रीनगर झील का भी निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी एक सहायक नदी चिनाव को प्राचीन में अस्कनी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चिनाव नदी जो है वो सिंधु की विशालतम सहायक नदी है। कहने का मतलब सिंधु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाव नदी है। आगे हम लोग रावी नदी के बारे में जानेंगे। तो रावी नदी के बारे में देखते हैं कि रावी को पौरुषनी के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन में। तो पौरुषनी नदी यानी कि रावी, तो रावी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है और रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखा दे। देखिए फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड, मान लीजिए थोड़ा सा कर देते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहीं से निकलती है। थोड़ा आपको सिर्फ हम यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं, यहाँ आपको ये करके, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी के बारे में ये कहा गया है कि सतलज नदी जो है वो इसको सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। और सतलज नदी आपको ये भी यहाँ पे मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील के पास से सतलज नदी निकलती है। और यही उत्तराखंड के पास राकसताल झील है, वहाँ से निकलते हुए, वहाँ से आते हुए सिपली दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। समझे फ्रेंड, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि सतलज नदी को सतुद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है और उत्तराखंड के पास राकसताल झील से मिलते हुए यहाँ पे सिपली दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है और पीर पंजाल के पास से सतलज नदी बहती है, ठीक है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़े और सिंधु की कुछ सहायक नदियों के बारे में देखें। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी का जो संगम है, उस संगम पे देवप्रयाग शहर बसा हुआ है और उसी जहाँ पे संगम होता है वहीं से गंगा का निर्माण होता है।
वहाँ से फिर दोनों के मिलने से गंगा नदी बनती है। ठीक है, गंगा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख से निकलती है और हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस प्रकार जब गंगा प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में जब आती है तो वहाँ पे गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना जो उत्तराखंड की यमुनोत्री से निकलती है, वो यमुना नदी इलाहाबाद प्रयाग के पास गंगा में मिल जाती है। और इस तरह गंगा वहाँ से होते हुए पटना फरक्का को पहुँचती है। तो फरक्का के पास देखिए, फरक्का को जो पहुँचती है तो यहाँ मान लीजिए कि ये हुआ आपका बंगाल का खाड़ी, आप देख रहे हैं इसको, ये हुआ आपका बिहार और ये होगा यूपी। ठीक है, तो यहाँ जब पहुँचती है गंगा तो दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व गंगा जो है वो दक्षिण पूर्व के होते हुए फरक्का के पास से दक्षिण पूर्व को होते हुए, ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश में पहुँचती है। जब बांग्लादेश में पहुँचती है तो वहाँ पे मेघना नदी उससे मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे मेघना नदी मिलती है। और जब गंगा बांग्लादेश में जब पहुँचती है तो गंगा का नाम वहाँ पे पद्मा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस प्रकार मेघना से मिलने के बाद गंगा जो है वो बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, यहाँ से बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ मेघना और हुगली नदी जो कोलकाता में है, मेघना और हुगली नदी के बीच में एक डेल्टा का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इधर से आपको गंगा नदी आती है, दक्षिण और पूरब से गंगा नदी आती है और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आती है। और यहीं पे मेघना और हुगली नदी के बीच में बहुत डेल्टा का निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उस डेल्टा का निर्माण होता है और वहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण उस डेल्टा को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़े और गंगा के कुछ जो सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो गंगा के जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें है सरयू यानी कि शारदा नदी। शारदा नदी को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गंडक नदी, कोशी नदी और सोन नदी, दामोदर नदी। गंगा की कुछ प्रमुख नदी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग विचार करते हैं। हम लोग एक एक करके नदी प्रणाली तंत्र को ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल एकदम याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि क्वेश्चन कोई छूटे। और आप लोग बिल्कुल मत चाहिए कि नदी से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग का वहाँ से कोई छूटे। चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्त हम चर्चा करते हैं सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी के बारे में ये कहा गया है कि सरयू नदी जो है और हिमालय के गौरी गंगा स्थान से निकलती है। हिमालय के गौरी गंगा स्थान से निकलती है और ये भारत नेपाल सीमा के पास जब आती है, हिमालय के गौरी गंगा स्थान से निकलती है, गौरी गंगा नाम से। और वहाँ जब भारत और नेपाल के सीमा यानी कि उसके बॉर्डर पे जब आती है तो काली नदी के नाम से जानी जाती है। ये पूछा था कि काली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो सरयू या शारदा नदी को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे आगे कि काली नदी के नाम से जाता है। और जब ये उत्तर प्रदेश के बाराबांकी ज़िले में जब ये पहुंचती है और घाघरा नदी से मिलती है तब इसे चौक के नाम से जाना जाता है।
उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में जब आती है और घाघरा नदी से मिलती है तब इसे चौक के नाम से जाना जाता है। अब इसका आप देखें कि जब ये हिमालय से निकलती है तो गोरी गंगा के नाम से जानी जाती है। जब ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे आती है तो काली नदी के नाम से जानी जाती है। और जब ये यूपी में घाघरा नदी से जब मिलती है तब चौक के नाम से जानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो हम लोग देखते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी के बारे में ये कहा गया है कि गंडक नदी जो है और हिमालय रेंज के, नेपाल के हिमालय रेंज के धौलावीरी स्थान से निकलती है और ये बिहार के चंपारण जिले में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मान के क्या है ही कि जब ये नेपाल के धौलागिरी रेंज से निकलती है और वहाँ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवेश करती है और वहाँ से प्रवेश करते हुए पटना के निकट हाजीपुर के पास सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ये देखा गया है कि सोनपुर में कौन सी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो गंडक। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए आपको आगे हम बताते हैं। वही गंगा और गंडक के संगम पे आप लोग को पता होगा एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। ओके, चलिए आगे देखिए कि कोसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोसी के बारे में कहा जाता है कि कोसी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कोसी है। कोसी जो है उस 7 नदियों से मिल के बना हुआ है, इसीलिए उसे सप्तधरवा के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, कोसी जो है उस 7 नदियों के मिल के बनता है, इसलिए उसे सप्तधरवा के नाम से भी जाना जाता है। और कोसी जो है भारत में इसका जो अपवाह है, कोसी का जो भारत में अपवाह तंत्र है वो 21,500 वर्ग किलोमीटर है। 21,500 वर्ग किलोमीटर है कोसी नदी का, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एकदम याद करते हुए चलिए साथ साथ मेरे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए और आगे देखते हैं कि कोसी की नदी के बारे में ये कहा जाता है कि यह प्रायः मार्ग बदलने के लिए बहुत ही परिचित है, यानी कि मार्ग बदलने के प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार के शोक नदी के नाम से जाना जाता है, या बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जिस नदी की चर्चा करते हैं वो है सोन नदी। सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। सोन नदी के बारे में ये कहा गया कि ये एमपी के अमरकंटक से इस नर्मदा से इसका उद्गम होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं हाईलाइट करती हूँ, ये है एमपी, यहीं से इसका नर्मदा से इसका उद्गम माना जाता है। और सोन नदी जो है वो पटना के पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें इसमें जो होता है सोन कण, यानी कि सोने के कण पाया जाता है, इसलिए इस नदी को स्वर्ण नदी नाम से भी जाना जाता है। पटना के निकट सोन नदी किस ओर से मिलती है, तो पश्चिमी ओर से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग जिस नदी की चर्चा करते हैं वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल और झारखंड के भ्रंश घाटी से बहती है। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड के भ्रंश घाटी से बहती है। अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए मान लीजिए ये है पश्चिम बंगाल और ये हो गया झारखंड, और यहीं से जो दामोदर नदी भ्रंश घाटी, देखिए भ्रंश घाटी कहने का ये मतलब हुआ कि वैसी घाटी जिसके दोनों ओर पहाड़ हो और पतली नुमा रचना में वहाँ से कोई नदी निकलती है तो उसे हम लोग भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं।
इसको अब मान लीजिए ये पहाड़ है और इसके बीच से नदी बह रही है, तो इसी को हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। तो ये जो है दामोदर नदी जो है वो बंगाल और झारखंड के भ्रंश घाटी से बहती है और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और आसनसोल के पास बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये देखा गया है कि इस नदी में अचानक पहले बाढ़ आ जाया करती थी, मतलब कोई संभावना नहीं होता था कि इस क्षेत्र में आएगा चाहे उस क्षेत्र में। जैसे अक्सर देखा गया है कि बिहार में कोसी नदी के बारे में कि एक वहाँ पे देखा गया कि बरसात के टाइम में ही उसमें बाढ़ आने की संभावना होती है, लेकिन दामोदर नदी जो है इसमें अचानक बाढ़ आ जाती थी। इस वजह से इस नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे लंबी नदी है यमुना। गंगा की यह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और सहायक नदी आपको हम कोसी के बारे में बताएं। सहायक नदी मैं आपको कोसी नदी के बारे में बताई हूँ, गंगा की कोसी नदी। और गंगा की सबसे लंबी नदी है वो है ये यमुना नदी है। यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि यमुना नदी जो है उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये इलाहाबाद प्रयाग के पास गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग देखें सिंधु नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ओके, तो इस प्रकार हम लोग गंगा नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र के बारे में पढ़े। फ्रेंड्स, इसका जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग पश्चिमी घाट से उद्गम और विंध्य श्रेणी से उद्गम नदी को पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको सेकेंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आप ज़रूर देखिएगा उसको, और इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कल भी बताई थी कि जब भी आप वीडियो देखिए तो उसके साथ कुछ पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए और बाद में उस पॉइंट्स को 1-2 बार देख लीजिए ताकि आपको वो बात याद हो जाए। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के लिए मैं सेकेंड वीडियो में आप लोग के पास आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद।